कि जहाँ जीतते हैं तो हम ईवीएम को दोष नहीं देते, हारते तो ईवीएम को दोष। हम चाहे जीते या हारे, हर जगह हटना चाहिए। खड़गे जी जब परसों जंतर मंतर पर संबोधन कर रहे थे, तो संबोधन के समय जब उन्होंने कहा कि बीजेपी का दावा है कि इसको 400 सीटें मिलेंगी या पार मिलेंगी जी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से मिलेंगी। तो एक अचानक जनता की तरफ से आवाज़ आई ईवीएम ईवीएम। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम ईवीएम की बात कहेंगे तो लोग वोट देने निकलेंगे नहीं। भाई 3 राज्यों पे जो चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस तो नहीं हारी, उतना जनता हार बैठी है। वो बनाया है बीजेपी आरएसएस ने, डिक्टेटरशिप है। हाँ। आरएसएस चुनाव न लड़े, पता लगेगा, मोदी के चेहरे पर जीत करके दिखा दे। जब से ईवीएम अस्तित्व में आई है तब से उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। क्या वो टैंपर की जा सकती है, क्या वो टैंपर नहीं की जा सकती है, इस पर कोई साफ तौर पर बात नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इसको साबित कर सकते हैं तो आगे चर्चा की जा सकती है, लेकिन साबित अभी तक नहीं किया जा सका है। हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज जी मौजूद हैं और लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं और अपनी लड़ाई चुनावी निष्पक्षता के लिए लड़ते रहे हैं, सामाजिक लड़ाई भी लड़ते हैं। और इन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी वो तर्क हैं जो ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर, जो फिलहाल की जो सिचुएशन है कि आपका जो भूमिका है उसमें सवाल आ गए हैं। हाँ, और उन सवालों का जवाब जी बता दीजिए। दूंगा। देखिए, ईवीएम में जब वोट डालता है कोई आदमी, तो देखता नहीं कि उसका वोट किसको मिल रहा है। तो मतदाता को तो अधिकार होना चाहिए कि वो देखे कि किसको वोट दे रहा है। वीवीपैट का अगर मान लेते हैं आ गया है, वो अपना वोट दे सकता है। तो जब बैलेट यूनिट में वोट डालता है आदमी, तो बैलेट यूनिट से वीवीपैट में जाता है, वीवीपैट के बाद में कंट्रोल यूनिट में जा रहा है। तो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? कंट्रोल यूनिट में। तो वीवीपैट में दिखे भी कि मान लीजिए उसने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कंट्रोल यूनिट में छेड़छाड़ किया जाए तो बीजेपी में परिवर्तित हो जाए। तो एक सुझाव ये दिया गया है कि वीवीपैट पर्ची हाथ में दी जाए और जो मतदाता है वो एक बॉक्स में डाल दे, और काउंटिंग के समय अगर कोई संदेह हो तो वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अभी 5% का है, और 5% में रैंडमाइजेशन में भी हेरफेर हो सकता है। जो कंप्यूटर से रैंडमाइज किया जाता है कि कौन कहाँ कौन ईवीएम भेजा जाएगा और कौन ईवीएम रैंडमली लिया जाता है काउंटिंग के लिए, वह भी व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है। एक बात है जी। दूसरी बात है कि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पूरी तरह से एक लड़ाई शुरू कर दी थी ईवीएम के खिलाफ, और बूथ स्तर तक 5 साल तक बीजेपी आरएसएस के लोग ईवीएम का विरोध करते रहे। और जीवीएल नरसिम्हा जो सेफोलॉजिस्ट थे और वे स्पोक्स पर्सन भी है, सांसद हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी और कि ईवीएम से घोटाला हो रहा। फिर सुब्रमण्यम स्वामी के लीडरशिप में कमेटी बनी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो ईवीएम के खिलाफ तो बीजेपी ने 5 साल तक लगातार मोर्चा खोल के रखा, तो उन्हें भी भरोसा नहीं रहा। और जापान से शुरू हुआ है, और जापान ने देखा कि टेक्नोलॉजी में जैसे एडवांसमेंट होता गया, छेड़छाड़ संभव है, जापान ने इसको त्याग दिया। अमेरिका ने भी त्यागा। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर ही ईवीएम का इस्तेमाल को रोक दिया कि लोगों को भरोसा नहीं है। तो लोगों को भरोसा नहीं है तो आप बैलेट से करा लीजिए, इसके मतलब कोई ना कोई मामला है। यानी हाँ। लेकिन सर, बात ये भी होती है, चुनावी हलकों में ये भी बात होती है कि जब
कोई भी विपक्षी पार्टी, आपने एल के आडवाणी जी का उदाहरण दिया, कोई भी विपक्षी पार्टी जब हारने लगती है तो वो सारा ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप कर्नाटक में जीते तब कोई ईवीएम की बात सामने नहीं आई, हिमाचल में जीते तब कोई ईवीएम की बात सामने नहीं आई। तमाम राज्यों में जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम की बात नहीं होती है, जब हार जाते हैं तभी ईवीएम की बात शुरू होने लगती है, ऐसा कहा जाता है। हमने तो हर स्तर पर उठाया है और कई जगहों पर हैकिंग नहीं कर पाते, मैनिपुलेशन नहीं हो पाता, कई जगहों पर कर देते हैं, कई जगहों पर जान करके नहीं करते हैं, जान करके कि नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि जनता को लगे कि निष्पक्ष है। तो ऐसा भी मूर्खता भरी बात कोई नहीं करेगा कि एक तरफ से हैकिंग करने लगेंगे या उसमें छेड़छाड़ करने लगेंगे। वो ज़रूरत के हिसाब से करते। एक बात, दूसरी बात है कि ईवीएम को हटा के बैलेट से कराने में दिक्कत क्या है। लोग कहते हैं दिनों लग जाएंगे। अरे जनतंत्र की जो कीमत है या जनतंत्र का जो मूल्य है उसका मूल्य हो ही नहीं सकता कुछ। 10 दिन तक रहे, 5 दिन तक रहे, अमेरिका में तो 10 दिन तक काउंटिंग होती रहती है। तो क्या मुश्किल है? जिस व्यवस्था से 5 साल देश को चलाना है उसके लिए अगर 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन काउंटिंग हो तो कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है। और देश जो एडवांस्ड हैं, हमसे मैच्योर लोग हैं, उन्होंने तो त्याग दिया है। तो ये भी तर्क ठीक नहीं है कि जहाँ जीतते हैं तो हम ईवीएम को दोष नहीं देते, हारते तो ईवीएम को दोष। हम चाहे जीते या हारे, हर जगह हटना चाहिए। जीते हैं हारे, हर जगह हटना चाहिए। अच्छा, जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार गिरा के बनाई, उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर कांग्रेस की सरकार बनी। वहाँ पे तो बीजेपी के ऊपर ऐसी लायबिलिटी थी कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी को जितना हो सके कम दिखाया जाए और चुनाव जीता जाए। तो वहाँ भी तो हैक हो सकता था। कहा तो रहा हूँ, हर जगह थोड़ी कर सकते हैं, हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। हाँ। वहाँ लोग ज़्यादा मतलब है कि सजग होंगे कि न करने दिया होगा। मौके की बात है, परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। एक बात, दूसरी बात है कि एक्सपर्ट की कमेटी है, एक्सपर्ट की कमेटी ने कहा कि फुल प्रूफ नहीं है। दूसरी बात है कि जब इसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो वहाँ पर वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ये कहते हैं जो चिप्स है वो बर्नट होती है, उसमें कोई दूसरा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। अच्छा। और कोड न इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पता होता है, ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को पता होता है, जो ये बनाते हैं। ईवीएम दो ही कंपनियां बनाती हैं। कहती हैं कि चिप में जो कोडिंग होती है उनको वो भी नहीं जानते, और उसके बाद में इसमें बाहर से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अभी तक जो हैकाथन हुए हैं, अर्थात जो इलेक्शन कमीशन ने लोगों से कहा कि आकर के दिखाओ, वो छूने तो देते नहीं। बिना छुए कैसे हो सकता है? एक बात है। तो ये तो ईमानदारी का मामला नहीं है जब तक। और तमाम सारे दर्जनों इंजीनियर मुझे मिल चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मिले हैं। एक राजेंद्र जोरा है गुजरात के, उन्होंने कहा कि मैं 100% प्रूफ कर सकता। लेकिन होता क्या है कि जब जो फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है ईवीएम की, कई लेवल पर 4 लेवल 5 लेवल पर चेकिंग होती, उसी समय मोबाइल वगैरह बाहर रखवा देते हैं। अरे भाई, क्यों मोबाइल बाहर रखवा देते? तो फर्स्ट लेवल की चेकिंग में ही मोबाइल आप बाहर रखवा देते हो। तो एक तरह से ईवीएम के ऊपर जब शक है तो उसको हटा देना चाहिए। जब उसी देश के गवर्नेंस की जब तक बात आई, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। जी, ये सभी तर्क एक तरीके से सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप ये बात कहने को राजी हैं कि ईवीएम को हटा दीजिए, और तमाम नेता कहते रहते हैं अपने अपने स्तर पर कि ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के, आप ही की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बात को कहने से बचते हैं। जैसे राहुल गांधी की किसी भी भाषण में, प्रियंका गांधी के किसी भी भाषण में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के किसी भी भाषण में ईवीएम के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र दिखाई देता नहीं है। और एक तरफ आप अच्छे स्तर पर मोर्चा खोले हुए हैं ईवीएम के खिलाफ। इंडिया अलायंस में तो बात उठी कि नहीं उठी, जिसमें कांग्रेस उसका है। बहुत देर में सर। हाँ, बहुत। और खड़गे जी जब परसों जंतर मंतर पर संबोधन कर रहे थे, तो संबोधन के समय जब उन्होंने कहा कि बीजेपी का दावा है कि इसको 400 सीटें मिलेंगी या पार मिलेंगी जी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से मिलेंगी। तो
एक अचानक जनता की तरफ से आवाज़ आई ईवीएम ईवीएम, तो और कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम ईवीएम की बात कहेंगे तो लोग वोट देने निकलेंगे नहीं। भाई 3 राज्यों के पे जो चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस तो नहीं हारी उतना, जनता हार बैठी है। जनता को लगता है कि ये मैनिपुलेशन है, जनता को ये लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। और सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बहुत आगे है, और उसी के प्रभाव से बीजेपी के सैकड़ों कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में शामिल भी हुए। तो अब जनता हारी हुई है, जनता कहती है कि ये तो बेईमानी से चुनाव हो रहा है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कह दिया। तो इस चीज़ से अब नहीं बचा जा सकता कि अगर हम ईवीएम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो जनता वोट देने नहीं निकलेगी। ये इस संशय में तमाम पार्टियां, तमाम नेता फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन अब निकल जाना चाहिए क्योंकि जनता को विश्वास हो गया ईवीएम है। अब तो ये भी है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई सभी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर एक तरफ से चिल्ला पड़े, उन्हें भी है। अब आप कहाँ बच सकते हैं? अब बचने की गुंजाइश नहीं सिवाय लड़ने का। या एक अल्टरनेटिव सजेशन और दिया गया, दिग्विजय जी ने दिया, हम लोगों ने भी कहा कि वीवीपैट को पर्ची जो निकलती हाथ में दिया जाए और उसको एक कंटेनर में डलवा दिया जाए। लेकिन फिर तो सार्वजनिक हो जाएगा ना, जो गुप्त अधिकार है वो सार्वजनिक हो जाएगा। सार्वजनिक नहीं, पहले भी सार्वजनिक, जब ठप्पा लगाते हैं सार्वजनिक तो होता ही है। हाँ। नहीं, जब वो मतदान केंद्र में जाएगा वीवीपैट की पर्ची अभी क्या है कि मशीन में दिखती है और अंदर चली जाती है। हाँ। उसके हाथ में आ जाएगा, वही डाल देगा। हाँ। उस सार्वजनिक होने का मतलब ही नहीं होता है, उसके हाथ में आ जाएगा ना। हाँ, मतलब अपने हाथ में पर्ची आ जाए और वो दूसरे डब्बे में डाल दे, उसी डिब्बे में डाल दे। हाँ, और उसकी काउंटिंग हो जाए। लेकिन सर आपने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी छोड़ के बगावत भी करने लगे। लेकिन इस वक्त जो बीती 3 तारीख को हमने जो रिजल्ट देखे उसमें 3 राज्यों में बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत जाती है और लगभग पूरी हिंदी पट्टी से अब कांग्रेस के पास कोई राज्य नहीं बचा है और अगला चुनाव 2024 का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे देश के लिए। अब कैसे देख रहे हैं कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस का अस्तित्व अब ना के बराबर है? ये चिंता आपकी भी तो होनी चाहिए। मीडिया के जो लोग अभी भी गोदी मीडिया बने हुए हैं, जिस दिन पूरा डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो इनको कोई पूछेगा नहीं। अभी भी मालिकों के पास अधिकार हो गया है, पत्रकार नाम के रह गए हैं। ये देश के नागरिकों को भी तो चाहिए। आज तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों की एक मीटिंग हमने MP क्लब नॉर्थ एवेन्यू MP फ्लैट्स में किया और हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इसी के खिलाफ। केवल कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक की भी जिम्मेदारी है। महंगाई की मार पड़ेगी, नागरिक के ऊपर पड़ेगी। नौकरी नहीं मिलेगा तो नागरिक प्रभावित होगा और संविधान जाएगा या बोलने की आवाज़ छीनी जाएगी तो नागरिक प्रभावित होगा। केवल पार्टी के लोग थोड़ी प्रभावित होते। तो नागरिक समाज क्या कर रहा है, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को निश्चित कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में हम सड़क पर उतरे ईवीएम के खिलाफ। दुनिया के और देशों में जब ईवीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया है तो भारत में करने में दिक्कत क्या है इस बात का? तो हम अपनी तैयारी तो कर रहे हैं। आज देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, आज सैकड़ों संगठन के लोग आए हैं जी। तो कुछ के पीछे तो हजारों हैं, कुछ के पीछे सैकड़ों और बहुतों के पीछे तो लाखों लोग हैं। ऐसे इस तरह से पूरे देश में सभी संगठनों को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसके बाद में शायद कोई जनवरी की डेट देख करके एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेगा। हम अपनी भूमिका एक नागरिक के हैसियत से तो अदा कर सकते हैं। फिर जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस पे मैं आना चाह रहा था कि इंडिया अलायंस में तमाम पार्टियां हैं, नाम भी सजेस्ट किए जाने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सजेस्ट किया गया है। अब आगे क्या
रणनीति होगी इंडिया अलायंस की, क्योंकि आपकी पार्टी भी उसमें प्रमुख मेंबर है? देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी जी ने सुझाव रखा जी। अगली मीटिंग में, या अभी तो कंसल्टेशन का दौर चल रहा है, वो सुलझा लिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं, वो कन्वीनर की बात थी। तो और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या खड़गे जी एज अ पीएम कैंडिडेट आपको कैसे लगते हैं? वो तो एमपी तो पहले हमारे जीत के आए, जीत के आएंगे, तो मैं तो चाहूँगा कि पहला दलित देश का प्रधानमंत्री बने, मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन जीत करके आए पहले। आज हमारे सामने एक प्रश्न है जीतने का, ये नहीं है कि कौन नेता है कौन नहीं है। इंडिया अलायंस के का ग्रुप ही एक लीड कर रहा है। लेकिन सर, लोग चेहरे पे वोट देते हैं ना। आज किसी को भी गांव में किसी भी चले जाएं, उनसे पूछा जाए किसको वोट देंगे, वो कोई भाजपा नहीं बोलता, हर कोई नरेंद्र मोदी बोलता है। नहीं तो चेहरे की कमी है। तेजस्वी जी का चेहरे के पीछे वोट नहीं है क्या? खड़गे जी के चेहरे के वोट नहीं है क्या? या राहुल जी गांधी जी के? ये तो चेहरे भी तो हैं, वोट भी है, उसमें क्या? लेकिन इंडिया अलायंस के पास समस्या यह है कि चेहरे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे चेहरों में एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक को ही वोट नहीं दिया जाता, वो डेमोक्रेसी नहीं, वो डिक्टेटर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, लेकिन वो डिक्टेटरशिप, भावनात्मक नजरिए से तो वोट दिया जाता है। नहीं, वो बनाया है बीजेपी आरएसएस ने, डिक्टेटरशिप है। आरएसएस चुनाव न लड़े, पता लगेगा, मोदी के चेहरे पर जीत करके दिखा दे। असली में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीते, वो जान करके करते हैं इस तरह से। वो ऊपर से ऐसा लगता है, उन्होंने जितना जातियों का बेहतर ढंग से ताना बाना बनाया है, सोशल इंजीनियरिंग किया है, कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। उनके सारे वोट आते हैं, वो चेहरा केवल मोदी का रहता है। उदाहरण दूं, जैसे कुर्मी वोट है, अनुप्रिया पटेल के पीछे है, निषाद है, संजय निषाद के पीछे निषाद वोट है, वो सब वोट भी काउंट हो जाता है। और इन्होंने क्या जातियों के आधार पर तमाम क्षत्रप नेताओं के यहाँ अपने यहाँ भर्ती कर रखा है। 4 तो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं इनके। कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, बीजेपी दूसरे दिन ही इस्तेमाल करने लगती है, दूसरे दल से, या कम्युनिस्ट पार्टी से आया, कांग्रेस पार्टी से आया। तो वो क्या है कि जाति समीकरण और जनाधार वालों को आगे तुरंत कर देंगे, आगे करके उनके सारे वोट को मोदी का वोट बता देते हैं। तो असल में लोकल लीडर्स का वोट उधर दिखा दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट, नरेंद्र मोदी के नाम पर। अगर ऐसा है तो कर्नाटक में क्यों हुआ, हिमाचल में क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तो इतने समझदार लोग, इतने कैलकुलेटिव लोग तो इंडिया अलायंस में भी है, वो क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, इन्होंने जो बीजेपी और आरएसएस के फाउंडर्स थे, वो दिखाई पड़ रहे हैं कहीं? सुमित्रा महाजन या शांता कुमार हैं, राव किशन अडवाणी हैं, श्याम जाजू हैं, या आप कहा जा सकता है एक नहीं, मुरली मनोहर जोशी हैं, एक नहीं, दूर दूर तक वो दिखाई पड़ रहे हैं। वो तो किसके पीछे कौन कितना दौड़ भाग सकता है, किसके पीछे कितना वोट है, उनको उसके हिसाब से वो सेट करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सोचा कि एक नई लीडरशिप खड़ा कर दे, बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा। हालांकि 2 कारण हैं, शिवराज सिंह चौहान से थ्रेट भी था, मान लीजिए 24 का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो इनके खिलाफ बगावत का डर था। योगी से, चौहान से, वसुंधरा राजे से, रमन से, सीनियर लीडर्स। हाँ, तो बड़े नेताओं को अभी से डिमोलिश कर दो, तो आगे मान लीजिए स्थिति खराब भी होती है मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का, तो चुनौती देने वाला कोई नहीं रहेगा। एक बात है। दूसरी बात है, वो मौका दे देते, नए लोगों को भी मौका देते हैं। ये रिश्तेदारी नहीं निभाते कि 30 साल 40 साल 25 साल से लगा हुआ है, लॉयल है, चाहे उसके पास वोट हो या न वोट हो, बीमार है या नहीं निकल रहा घर से, भाई रखो, हमारे पुराना है हमारा, वहाँ एक कंसिडरेशन नहीं है। ये बात तो आपने अच्छी पॉइंट आउट कर दी। कांग्रेस पार्टी में ये आज भी समस्या है कि अपने भाई भतीजों को टिकट मिलता रहता है, बीजेपी ऐसा नहीं करती। नहीं, भाई भतीजे की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, भाई भतीजे का नहीं है। ये है कि जो
पहले से 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से, 10 साल से हैं। प्रमुख पदों पर अभी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। नई एंट्री का नए को एंट्री मिलना बड़ा मुश्किल होता है। करना पड़ेगा, पार्टी को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जिसके पास वोट बैंक पीछे नहीं है तो मैनेजर से कितना चलेगा, तो मैनेजमेंट से तो। लेकिन जो असल देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी अगर असल है तो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी में डेमोक्रेसी नहीं है। फिर देखिए, ये तमाम वो बातें थीं जो इस वक्त देश की राजनीति में चल रही हैं। ईवीएम का मुद्दा है, इंडिया अलायंस पे चर्चा है, प्रधानमंत्री के नए चेहरे के ऊपर चर्चा है, और चर्चा ये भी है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है, उसके बैकग्राउंड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ये भी बताइएगा कि क्या ईवीएम देश के लोकतंत्र के लिए सच में खतरा है या फिर नहीं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ मैं धारण। धन्यवाद।